ये प्रेडिक्शन करना कि आप अपने घर में नंगे पाँव घूमते हैं, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये जेनेरिक स्टेटमेंट है, आप चाहे इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ लीजिए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर है और उसको मेडिकल की पढ़ाई आती नहीं है, वो कहता है मैंने तो जी खुद ही एनाटॉमी पढ़ के, खुद ही एस्ट्रोलॉजी सीख ली, खुद ही मेडिसिन पढ़ के मैं प्रिस्क्राइब करने लग गया। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर जो है उनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई भी किताब उठा के अपने वे में समझ के आके एस्ट्रोलॉजी करने लग जाते हैं। ये क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आप उसमें से कुछ वैलिड पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट को समझे और उससे आप एक अच्छा अपने आप को और इम्प्रूव कर। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसी प्रिडिक्शन कर रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है। हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने हमारे साथ एक वीडियो शेयर करी थी और उन्होंने मेरा इस पे इनपुट मांगा था कि इस वीडियो के बारे में मेरे क्या विचार है, क्या सोच है। मैंने शुरू के 5 मिनट के करीब वीडियो देखी तो मुझे लगा कि हाँ, मैं उनको रिप्लाई करने की बजाय इसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ ताकि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज करा गया है। अब आप लोग जो मेरा चैनल देखते हैं, जो शुरू से देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत समय तक क्रिटिसाइज़ करता रहा था। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैंने एस्ट्रोलॉजी में जाना है। मेरे फैमिली में 2 जनरेशन एस्ट्रोलॉजर के रह चुके हैं, मगर फिर भी मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था शुरू से कि मुझे ये चीज़ करनी है। मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता रहा अपनी पूरी ज़िंदगी। पर जब मैंने इसको पढ़ा, समझा, जब मुझे चीज़ें समझ में आई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी जो है, उसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप साइंस है। अब जब मैं इसको साइंस बोलता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को हो जाएगा कि नहीं, ये साइंस नहीं है, सूडो साइंस है, ये बहुत गलत चीज़ है, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ कि मैं भी आपकी जगह पे था। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी आप पढ़िए, समझिए, क्योंकि हर एक के लिए नहीं होती है। मगर कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रिटिसाइज़ करिए, आप इसको टेस्ट करिए, आप इसको समझिए। पर जब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ करिए, किसी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के साथ करिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जैसा कि आप समझते हैं, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर है और उसको मेडिकल की पढ़ाई आती नहीं है, वो कहता है मैंने तो जी खुद ही एनाटॉमी पढ़ के, खुद ही एस्ट्रोलॉजी सीख ली, खुद ही मेडिसिन पढ़ के मैं प्रिस्क्राइब करने लग गया। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर जो है उनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई भी किताब उठा के अपने वे में समझ के आके एस्ट्रोलॉजी करने लग जाते हैं। आपको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर ढूँढना चाहिए जिस पे आपको भरोसा हो, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो आपको समझ में आए कि हाँ, इन्होंने मेरे बारे में समझा है, प्रेडिक्शन अच्छी करी है। कोशिश करिए अगर आपके एस्ट्रोलॉजर थोड़ा आपको ब्रीफ में आपके बारे में बता पाएँ, फिर ही आप उनसे आगे कंटिन्यू करें। ख़ैर, अभी के लिए हम इसको एक लेक्चर के तौर पे नहीं, हम इसको एक रिएक्शन वीडियो के तौर पे समझते हैं। तो आपको इस टाइम पे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी दोस्तों। ये जो वीडियो है ये सीकिन जिज्ञासा चैनल के थ्रू है, उन्होंने वीडियो ये बनाई है और इसमें ये जो इनका टाइटल है कि इन्होंने एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करा है और किसी ने शायद इनकी रिमूव कराई है वीडियो। तो हम समझते हैं कि क्या वीडियो है, क्या चीज़ है। शुरू के 3-4 मिनट मैंने ऑलरेडी देखे हुए हैं, पर फिर भी हम यहाँ पे पॉज़ कर के मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देता रहूँगा। दोस्तों, मैंने कल ये वीडियो डाली थी। इसके डालने के फिर 17th आवर में ही एक एस्ट्रोलॉजर हैं दीपांशु गिरी जी, उनके यूट्यूब चैनल लोनर एस्ट्रो ने ये वीडियो डिलीट करवा दी। दोस्तों, पता है मैंने उस वीडियो में बताया नहीं था ये, बट मैंने इस वीडियो के लिए 4 महीने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, साथ में एस्ट्रोलॉजर्स को टेस्ट करने के लिए ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी एप्स पे 1100 रुपए खर्चे। फिर लोगों को टेस्ट करने के लिए मैंने 2 हफ्ते लगाकर एक ऐप बनाई और उस ऐप में एआई भी इंटीग्रेट किया, तो उसके $20 लगे। फिर बाद में 2 हफ्ते और रिसर्च करके 2 हफ्ते स्क्रिप्टिंग में लगे। फिर मैंने 3 बार रीशूट्स भी किए क्योंकि मुझे कई चीजें सही नहीं लग रही थी, और फिर उसके बाद एडिटर को पैसे देने। इतना सब करने के बाद जस्ट बिकॉज इन एस्ट्रोलॉजर की 42 सेकंड की क्लिप मैंने यूज की थी एक 31 मिनट विच इज 1860 सेकंड्स की वीडियो में, विच इज ये एक बहुत ही गलत बात है कि अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने अपनी क्लिप यूज़ करवाई है, उसकी वजह से रिमूव कर दिया है, ये ठीक नहीं है। देखिए, क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आप उसमें से कुछ वैलिड पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट को समझें और उससे आप एक अच्छा अपने आप को और इम्प्रूव करें।
अब इनकी वीडियो है, इनकी वीडियो देखते ही एक इंटेंट क्लियर पता चलता है जिस तरीके से इन्होंने मेहनत करी है, कि कोई नेगेटिव इंटेंट नहीं है। जो इंसान खुद इतना टाइम लगा के एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा है, उन्होंने जाके डिफरेंट ऐप पे बात भी करी डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर से, तो क्लियरली दिखता है कि इनका नेगेटिव इंटेंट नहीं है। अब वो किस वे में उसको समझ पा रहे हैं, किस वे में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर वो एक कंक्लूजन पे पहुँचना चाह रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ये एक पॉज़िटिव चीज़ है। इन्होंने एक उस तरीके से करा है, हमने भी एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें हमने एआई वर्सेस एस्ट्रोलॉजर का देखा था। उसमें रविकांत जी एक एस्ट्रोलॉजर थे, हमने उनको पहले ही बताया था कि हम आपको टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ का बुरा नहीं माना, और कोई भी अगर नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर है, वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लूनर एस्ट्रो जो है उनको कुछ बुरा कह रहा हूँ, या कह रहा हूँ वो नॉलेजेबल नहीं है, उनके अपने कारण रहे होंगे। पर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कल को हमारा चैनल भी अगर इतना बड़ा होता है कि कोई कहता है कि नहीं देखिए इन्होंने ये कहा और ये गलत है। अगर आपका गलत है तो आपको सामने आके कहना चाहिए कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई, हर एक से गलती होती है। और अगर आपका गलत नहीं है, आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, तो आप प्रूव करके दिखाइए, डिफेंड करके दिखाइए। लेस देन 3% ऑफ द वीडियो, इसी में ही उनको राइट मिल गया मेरे को कॉपीराइट क्लेम मारने का और वीडियो डिलीट करवाने का। चलो, मैंने उनका कंटेंट यूज किया, भले ही सच बताने के लिए किया, बट किया, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरे को बता सकते थे कि आप हमारा पार्ट इस वीडियो से हटा दो, आपको जो बोलना है वो बोलो, मैं हैप्पीली हटा देता। पर इन्होंने मेरे को मेल करके बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी को डिग्रेड कर रहे हैं बिना किसी रिसर्च के, इसलिए आपकी वीडियो डिलीट करवा दी। अब आप लोग सोचो कि आपके बारे में कोई बिना रिसर्च किए कुछ भी बोल रहा है तो गलत ही होगा, है ना? और उस पर व्यूज भी सिर्फ 20 ही हजार आए थे, तो क्यों हटवा दी? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये भी कुत्ता भौंक लेता, क्या ही फर्क पड़ता आपका? और भी क्रिएटर एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस बनाते रहते हैं, उसको गलत बोलते रहते हैं, तब भी उनके साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं भी दोस्तों ये वीडियो दोबारा हट जाए, मुझे नहीं पता, इसलिए पहले ही इसको देख लो और जल्द से ज्यादा शेयर कर दो। और जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है वो इसको चला के छोड़ दो, वॉच टाइम आ जाएगा जो इनकी वजह से खराब हुआ। दोस्तों, एक डॉक्टर सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करता है, फिर 4.5 साल एमबीबीएस करता है, फिर 1.5 साल इंटर्नशिप करता है, फिर 3 साल एमएस करके फिर और 3 साल स्पेशलाइजेशन करता है। यानी 12 साल की मेहनत के बाद वो चार्ज करता है अराउंड 2000 रुपीज की कंसल्टेशन फीस। और अगर उसका एटलीस्ट 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो शायद वो 4 से 5 हजार कंसल्टेशन का ले सकता है। पर एस्ट्रोलॉजी के लिए आप देखोगे कि इंस्टाग्राम पर नए नए एस्ट्रोलॉजर्स कंसल्टेशन के मिनिमम। ये बात सच है दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं अपनी फीस। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इस चीज़ के मैं भी अगेंस्ट हूँ, और मैं ऑलरेडी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके फ्री रीडिंग प्रोवाइड करूँ। आप लोगों के हॉरोस्कोप भी फ्री में देखूँ, अगर कोई पेड रीडिंग भी लेता है तो भी हम कोशिश करते हैं अपने चार्जेस मिनिमल से मिनिमल रखें। ये एक नेगेटिव पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी का जो बहुत ज़्यादा आजकल हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो आपको मिल जाएँगे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे जैसा कि ये बता रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है। अब इसमें कोई प्रॉपरली कोई डिग्री तो लेता नहीं है। मगर इनके केस में अब जैसे ये है, एस्ट्रोलॉजर है, वो खुद ही बीपीएचएस या किताब पढ़ते हैं। कितनी पढ़ते हैं, आधी अधूरी, कोई टेस्ट तो पास करना नहीं है, और उसके बाद उन्हें लगता है कि हाँ, हमें एस्ट्रोलॉजी आ गई, अब हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है, इसको पढ़ने में ज़िंदगी निकल जाती है, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, और ये एक ऐसी एजुकेशन, ऐसी फील्ड है, जो 1 साल क्या 10 साल में भी पूरी नहीं होती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं वीडियो। 1000 रुपीज पर 30 मिनट के चार्ज करते हैं। खैर, हम मान सकते हैं कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहीं एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर मिनिमम 21,000 पर 30 मिनट से ऊपर ही चार्ज करते हैं, और कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर एस्ट्रोलॉजर्स तो 1 लाख से ऊपर चार्ज करते हैं सिर्फ 30 मिनट के कॉल का। इसके लिए आपने देखा होगा कि कई सारे क्रिएटर्स एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिकली क्रिटिसाइज करते हैं, फिर उसके जवाब में कई एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं। हर वो व्यक्ति ज्योतिष को गाली देता है जिसने ज्योतिष नहीं पढ़ी है। मैं कहता हूँ एक बार पढ़ लो ना, निकल नहीं पाओगे दोबारा, और कभी इस सब्जेक्ट को कुछ नहीं बोल पाओगे। आप एस्ट्रोलॉजर्स को बोलोगे इनने अच्छा नहीं। इससे आप समझ रहे हो कि अरुण पंडित जी की बात कुछ हद तक सच है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको समझ सकते हैं। पर क्रिटिसिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप पे कोई सवाल उठा रहा है, आपसे एविडेंस माँग रहा है, अगर वो कह रहा है कि नहीं इसको आप साइंटिफिकली प्रूव करो, तो ये कोई गलत बात नहीं है।
आपको साइंटिफिकली हर चीज़ प्रूव करनी चाहिए, आपके पास रिजल्ट होने चाहिए हैं, ये दिखाने के लिए कि वो चीज़ को रिपीट करा जा सकता है। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, तो वो एजुकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो है वो इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट में वो दिखाते हैं कि देखिए एस्ट्रोलॉजी में ब्लाइंड स्टडी में लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। अगर आपने एस्ट्रोलॉजर किसको लिया, आपने कौन आपके एस्ट्रोलॉजर थे, क्या उनकी प्रॉपर एजुकेशन थी, क्या उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई करी है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और समझनी उन पड़ेंगी। क्रिएटर्स ने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी और इससे आप दोबारा कंफ्यूजन में आ गए क्योंकि उनकी बात का कोई वेट नहीं रहा। और स्पेसिफिकली इसलिए मैंने 4 महीने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी। मैंने जाना कि इसमें कैसे अलग अलग रूल्स होते हैं और ज्यादा जानने के लिए मैंने अपने ही 2 एक्सपेरिमेंट्स भी किए। इसीलिए मैं इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजी की साइंटिफिकली प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने खुद पढ़ के ये समझा है कि एस्ट्रोलॉजी का सच बताने के लिए ना साइंस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनके खुद के लॉजिक में काफी ज्यादा इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। पर अब आप इस बात को ध्यान से सुनना कि सरप्राइजिंगली वही इनहेरेंट प्रॉब्लम्स एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसीलिए कई पढ़े लिखे लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। ये 2 काफी फेमस यूट्यूब के एस्ट्रोलॉजर हैं। ये खुद इंजीनियर रहे हैं। कई अमीर लोग 4 महीने इनफ नहीं होते हैं एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, जो इन्होंने कहा है कि 4 महीने मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। पर ये एक अच्छी बात है, एटलीस्ट इन्होंने एफर्ट्स डाली हैं। अगर जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि बहुत पढ़े-लिखे लोग भी एस्ट्रोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं, उसका कारण है। क्योंकि वो लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को अफ़ोर्ड कर पाते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिले होते हैं जो उनके लाइफ़ के इवेंट्स को पर्टिकुलरली बताता है। उनको उस चीज़ का भरोसा हो जाता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ़ को प्रेडिक्ट कर पा रही है, हमारी लाइफ़ के जहाँ पे डाउनफॉल है, अप है, उन चीज़ों को बता पा रही है। प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स वो भी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। गवर्नमेंट की यूजीसी बॉडी खुद इनको ग्रांट देती है एस्ट्रोलॉजी को कॉलेजेस में पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि यार एस्ट्रोलॉजी गलत है? इसीलिए एक बहुत फेमस फिजिक्स के टीचर हैं आशु सर, इनकी जब एक रियल एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली देखी तो उसमें उनका ऐसा रिएक्शन हो गया था। आपको बेबी होने में कोई प्रॉब्लम आई थी? हाँ जी। ठीक है, तो यही कुंडली है फिर। मतलब भयानक, बहुत एक्यूरेट साइंस, इतनी एक्यूरेट साइंस। मुझे ये नहीं पता अब कि होता कैसे क्या है पता ना? था। ये मैथमेटिक्स अब कोई ऊपर से एलियन आके बताया होगा कि मैं फलाने प्लैनेट से आया हूँ इस सोलर सिस्टम। मकर में शनि सबसे ज्यादा कठोर होता है क्योंकि वो उसकी खुद की राशि है, उसका घर है। मैं कहता हूँ एक बार पढ़ लो ना, निकल नहीं पाओगे दोबारा और कभी सब्जेक्ट को कुछ नहीं बोल पाओगे। अब एस्ट्रोलॉजर्स को बोलोगे इनने अच्छा नहीं बताया, उनने अच्छा नहीं बताया। रिलेटिव के घर पे दोस्तों, जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया था तो मैंने अपनी ही कुंडली देखी और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चाहे जितना भी रैशनल हूं, मेरी कुंडली और मेरी जिंदगी में कुछ पैरेलल्स मुझे दिखाई दिए थे। इसलिए फिर एआई की ही मदद से मैंने इन चीजों के बारे में और जानना चाहा। पर अभी जो मार्केट में टॉप एआईज हैं, उनके पेड वर्जन, उनको एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स की तो अच्छी नॉलेज है, पर इनको अगर ये आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं कि एआई जो है वो रूल्स को समझ लेते हैं, पर प्रिडिक्शन करना उनके लिए मुश्किल होता है। प्रिडिक्शन वो तब कर पाते हैं अगर आप उनको एग्जैक्ट प्लानिटरी पोजीशन देंगे तो, जो कि इन्होंने भी अपनी वीडियो में करा था, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि हाँ, ये वीडियो मैं इस पे रिएक्ट भी कर सकता हूँ, आप लोगों को अपना इनपुट भी दे सकता हूँ। ऑल्दो वीडियो काफ़ी लंबी वीडियो चले जाएगी, 1 घंटे से भी ऊपर की चली जाएगी। पर हाँ, ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल ठीक करा है और मुझे इनका मेथड बहुत पसंद आया कि इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि इनको अपनी कुंडली में कुछ पैरेलल दिखना शुरू हो गए थे, ये हर एक को होता है। जब एस्ट्रोलॉजी आप नई-नई पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। इवन जब आप मेडिकल नई-नई पढ़ते हैं तो आपको एक सिंड्रोम होता है जो मेडिकल में पढ़ाया जाता है कि आपको लगता है ये बीमारी तो मुझे भी है। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि आप अपने ऊपर रिलेट करके ज़रूर देखें। कुंडली की ऐसे पिक पोस्ट करो ना, तो ये उस चार्ट को समझ नहीं पाते। उनमें कुछ और भी चीजें होती हैं, एस्पेक्ट उनको काउंट नहीं कर पाते। पर इन एआईज को अगर इस मैनर में कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट है, अभी प्रेजेंट ट्रांजिट क्या है, ये उन्होंने बिल्कुल उसी वे में दिया है जैसे हमने अपनी वीडियो में भी दिया था कि टाइप करके कि हर हाउस में कौन-सी राशि है और कौन-सा प्लैनेट है। बिल्कुल उसी वे में इन्होंने वीडियो को कंडक्ट करा है, एक्सपेरिमेंट को अपने कंडक्ट करा है, जो कि बिल्कुल ठीक मेथड कौन है। सी दशा चल रही है, ये सारा डेटा दिया जाए तब ये अपना अच्छा एनालिसिस देते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी ही एक गूगल एपीआई और स्विस ईफेमरेस बेस्ड एक बेसिक सी ऐप बनाई, जो किसी का भी नेम, डीओबी, बर्थ टाइम और प्लेस डालने से इस तरह का आउटपुट देती है, जिसमें कुंडली का D1 चार्ट, प्लैनेटरी एस्पेक्ट, महादशा, ट्रांजिट सब होता है।
नाउ इस ऐप को मैं बेच नहीं रहा, या ऐड नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कवर की। वो ये कि जब मैं इनिशियल डेज में इस ऐप को टेस्ट कर रहा था तब इसने एक आउटपुट दिया और वही आउटपुट मैंने चैट जीपीटी पर पेस्ट कर दिया और एआई ने काफी सही इंफॉर्मेशन दी मेरे बारे में। तब गलती से मेरा ध्यान जो मैंने उस एआई को आउटपुट दिया था उस पर चला गया। वो कुंडली का आउटपुट गलत था। वो इसलिए क्योंकि एक छोटा सा एसेट्स का टेक्निकल एरर था ऐप में, वो सही हो गया। पर इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मेरी गलत कुंडली से ही मेरे बारे में सही बातें बताई जा सकती हैं। गलत कुंडली से यहाँ पे इनका एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या गलत था। क्या एक राशि स्किप हो गई थी? क्या इन्होंने असेंडेंट गलत दे दिया था? क्या प्लैनेटरी पोजीशन गलत थी? क्या सब कुछ ही गलत था? उस पे डिपेंड करेगा कि इनका गलत क्यों आया है, वो गलत की वजह से भी इनकी सही प्रिडिक्शन क्यों हो रही है। ऐसा हो सकता है कि इनका लगन बन रहा हो 1 नंबर का और इनके हॉरोस्कोप में बाकी सब कुछ सही हो, बस 1 या 2 प्लैनेट की पोजीशन गलत हो गई हो। तब भी थोड़ी-थोड़ी प्रिडिक्शन दी जा सकती है, जो इनको लगेगा कि बहुत क्लोज़ली इनके रिलेट कर रही है। पर हम आगे देखते हैं कि इनका क्या कहना है इस पे। मतलब व्हाट इफ ये पूरा सिस्टम ही रिग्ड है? और इसी व्हाट इफ को टेस्ट करने के लिए मैंने 2 अलग एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 2 पार्टीज होती हैं। पहले एस्ट्रोलॉजर और दूसरे कंसल्टीज, जो एस्ट्रोलॉजर से अपने बारे में पूछते हैं। पर ये एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, ये समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि कुंडली कैसे बनती है और उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजर काफी डिस्टिंक्ट और सेलेक्टिव वे में इन सेलेस्टियल बॉडी और प्लैनेट्स को देखते हैं। उनमें इनकी 100 गलतियां निकल सकती हैं, बट गलतियां नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम इनके सिस्टम को समझेंगे जैसे ये समझते हैं। ये है हमारी अर्थ और इसके अराउंड ना एक हॉरिजॉन्टल एक्लिप्टिकल प्लेन है जिस पर कई सारे आपको स्टार क्लस्टर दिख रहे होंगे। अब ये तो था एक हॉरिजॉन्टल व्यू। अब ये जो आप देख रहे हो ये है इसी का वर्टिकल व्यू और इससे इसको डिटेल में समझते हैं। ये वही हैं कई सारे स्टार क्लस्टर्स और एस्ट्रोलॉजर्स ने इन्हीं को 27 पार्ट्स में बांट दिया है, जिनको ये 27 नक्षत्रास बोलते हैं। अब आगे इस बेल्ट को 12 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया, जिससे बनी 12 साइंस, 12 राशियां। और फिर ऐसे ही, क्योंकि अर्थ एक दिन पूरा 24 आवर्स में करती है, अब 12 साइंस थे तो इन्होंने उसको भी 2 से डिवाइड कर 12 हाउसेस बना दिए, जो ह्यूमंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं। और वो हाउसेस कुंडली में कुछ ऐसे दिखते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक ऐसे अरेंज्ड होते हैं। और ये चीज आप ध्यान रखना कि इन क्रॉस सेक्शंस में हाउसेस कभी भी चेंज नहीं होते। राशि और प्लैनेट चेंज हो सकती है। जैसे ये लोग पहले तो अपने प्लैनेटरी सिस्टम में इन प्लैनेट्स को मानते हैं, सन, मून, मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और मून के 2 नोड्स राहु, केतु, और इसी के साथ कुछ और नए प्लैनेट्स हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, पर उनको ये लोग नहीं मानते, तो उनको काउंट भी नहीं करेंगे। अब जब आप पैदा होते हो, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी कंसिडर करे जाते हैं। उनका इफेक्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, पर उनको भी कंसिडर करा जाता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर नहीं करते और काफी लोग इसको कंसिडर करते तो हैं। उसके एग्जैक्टली ईस्ट में सबसे पहला कौन सा साइन दिखता है? जैसे इस केस में पाइसेस दिख रहा है, तो बिल्कुल इसी साइन को एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली में फर्स्ट साइन में रखते हैं और बाकी साइंस जो इसके बाद आते हैं उनको वो एंटी क्लॉकवाइज हर हाउस के क्रॉस सेक्शन में अरेंज कर देते हैं। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, हम नॉर्थ इंडियन चार्ट देख रहे हैं। अगर हम ईस्ट इंडियन या फिर साउथ इंडियन चार्ट देखते हैं उसमें डिफरेंट हो जाता है। साउथ इंडियन में क्लॉकवाइज देखते हैं, पर हाँ, नॉर्थ इंडियन में हम इसी तरीके से देखते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर एनिमेशंस करके काफी अच्छे से बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी समझाए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। काफी अच्छा इन्होंने रिसर्च वर्क भी करा है, मेहनत भी करी है। और आपके पैदा होने के वक्त एग्जैक्टली कौन से प्लैनेट कौन सी राशियों में थे, उन्हीं राशियों में वो प्लैनेट्स भी रख दिए जाते हैं और इससे बनती है आपके पैदा होने के वक्त की कुंडली। अब इसके अलावा क्योंकि प्लैनेट्स हमारे रियल वर्ल्ड में कंटिन्यूअसली भी चलते रहते हैं, तो किस राशि में कौन सा प्लैनेट मूव कर रहा है उसकी भी एक कुंडली होती है जो सबके लिए सेम होती है। इसको ट्रांजिट कुंडली बोलते हैं। और कुंडली को अच्छे से रीड करने के लिए ना कई और रूल्स होते हैं, वो आप मेरी इस वीडियो से जान सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। पर मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके लिए आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपको आगे सब समझ आ जाएगा। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखी, उसमें वो ये बोलते हैं
फिर आप मेरे सामने बैठोगे, मैं आपसे कम से कम 10 बातें पूछूंगा जो आपके पास से रिलेटेड होंगी। क्या पिछले साल आपने घर बदला? ठीक है। शादी में क्या चल रहा है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि शादी में इश्यूज हैं। इस तरह के मैं 10 सवाल पूछूंगा। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं ये चाहूंगा कि 8 सही आंसर आने चाहिए। ठीक। अब यही एस्ट्रोलॉजर अपने ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर करते हैं। हम यही चीज़ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये चीज़ करते हैं कि आपसे पहले 8-10 चीज़ें कंफर्म करेंगे, आपकी लाइफ के बारे में एक प्रेडिक्शन करेंगे, देखने के लिए कि आपका चार्ट क्या एक्यूरेट है भी या नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। देखते हैं इसके बारे में इनका क्या कहना है। एक शो में आशु सर हैं, उनकी भी कुंडली ऐसे ही देखते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही करते हैं। तो बेबी होने में कोई प्रॉब्लम आई थी? हाँ जी। ठीक है, तो यही कुंडली है फिर। अब ये चीज आपको सुनने में बड़ी सरप्राइजिंग लगी होगी, जैसे आशु सर को लगी कि चार्ट देखते ही मेरे बारे में इतनी पर्सनल चीज बता दी। पर असल में बात यह है कि ये चीज पर्सनल लगती है पर है नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का एक डेटा बताता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नियरली 47% सी सेक्शन डिलीवरीज होती है। और ये बात आप अपने घर में ही अपनी मदर से पूछना कि मैं जब पैदा हुआ था तो क्या प्रॉब्लम आई थी, आपको पता। ये पॉइंट इनका उतना वैलिड नहीं है क्योंकि जब कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कर रहा है, अब यहाँ पे जैसे अरुण पंडित जी कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, वो सामने कंफर्म जरूर करेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो 50% चांस था कि प्रॉब्लम आएगी। 50% चांस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर ये कंफर्मेशन के लिए है कि क्या ये कुंडली सही है। ये प्रिडिक्शन का पार्ट नहीं है सिर्फ। प्रिडिक्शन इसके बाद शुरू होती है। पता नहीं उन्होंने आगे अरुण पंडित जी ने उस एपिसोड में उसमें करी है कि नहीं करी, मैंने नहीं देखा है। मगर ये सिर्फ एक कंफर्मेशन शुरू करने का पार्ट है कि आप एक कुंडली को पहले समझते हैं कि क्या ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि आपके साथ हुई है। पता चल जाएगा कि ये चीज कितनी कॉमन है और साथ में 4 बातें और सुनने को मिलेंगी। नाउ यही चीज कि क्या हम सब अपने बारे में इतना ज्यादा अनजान होते हैं, इसी को टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस की लिस्ट बनाई जो 18 से 27 ईयर्स तक के मेल्स और फीमेल्स एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर मैं बाहर गया और मैंने लोगों से बोला कि मैं आपके बारे में कुछ चीजें प्रिडिक्ट करूंगा आपकी कुंडली देखकर। पर असल में मैंने सभी को इन्हीं सारी लिस्ट में से बोला था। और बाहर टेस्ट के वक्त मुझे कोई ये बोले ना कि भाई ये तो कॉमन चीज है, एकदम रैंडम स्टफ है, क्या बोल रहा है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ी एस्ट्रोलॉजर वाली फीलिंग्स भी डाल दी। और इसके लिए मेरी जो ऑलरेडी डेवलप्ड ऐप थी उसमें मैंने ओपन एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया। तो उससे अब हुआ ये कि एआई पहले तो इस डेटा को लेता, फिर दूसरी चीज कि जो ये सारी कॉमन चीजों की मैंने रिपोजिटरी बना रखी थी ये उसको भी लेता, फिर इनको मिलाकर वो जो अपनी कुंडली रीडिंग की नॉलेज है उससे ऐसा आउटपुट देता जहां एक कॉमन स्टेटमेंट लिखी होती और उसके नीचे उसके प्लैनेटरी रीजंस। ये मैंने वही करने की कोशिश की थी जो इनिशियल टेस्ट के वक्त शुरुआत में मेरे साथ गलती से हो गया था। और फिर इसी को लेकर मैं बाहर गया और मैंने लोगों से बोला कि मैं आपके बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करूंगा और आपको बताना है कि वो कितनी सही है कितनी गलत है। आप घर में नंगे पैर घूमती हो? हाँ। ठीक। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि आप घर में नंगे पाँव घूमते हैं। मैं इनका पॉइंट समझ रहा हूँ कि ये जेनेरिक देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जेनेरिक टेंडेंसी क्या है, कि अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है तो उसके घुटनों में दर्द होने के चांसेस हैं, तो आप उसको एस्ट्रोलॉजिकली रिलेट कर दीजिए कि देखिए आपका शनि यहाँ बैठा है तो आपके घुटनों में दर्द है। पर ये कोई वैलिड प्रिडिक्शन नहीं है, वैलिड पॉइंट नहीं है। और अगर इनको लग रहा है, जो ये सीकिंग जिज्ञासा चैनल जिनका है, कि प्रिडिक्शन ऐसे होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ नहीं होती है। मेरी करी हुई प्रिडिक्शंस भी आप देख सकते हैं। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं और किसका एग्ज़ाम्पल दूँ। आप मेरी करी हुई प्रिडिक्शंस देख सकते हैं रेडिट के ऊपर जो मैंने करी है, उसमें पर्टिकुलरली मेंशन्ड है कि हाँ, आपके हॉरोस्कोप में आपके फादर से सेपरेशन दिख रही है। आपके हॉरोस्कोप में दिख रहा है कि आपका करियर जो है वो इंडिया में नहीं है, बाहर है। आपके हॉरोस्कोप में दिख रहा है कि ये टाइम जो है डिफ़िकल्ट चल रहा है। इतने ही टाइम पीरियड के लिए आपके करियर में, आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्रेडिक्शन करना कि आप अपने घर में नंगे पाँव घूमते हैं, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये जेनेरिक स्टेटमेंट है, आप चाहे इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ लीजिए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये कोई मतलब मुझे वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं लगी जो ये प्रूव करना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं लगा जो ये प्रूव कर पा रहे हैं या करना चाह रहे हैं। आप घर में नंगे पैर घूमती हो? हाँ। आपको किसी ना किसी लड़की ने अभी लास्ट 6 महीने में या फिर इस साल में, 1 साल से 6 महीने के बीच में ना इस 5-6 महीने में रिजेक्ट किया है। तुम्हें ऐसा बोला है कि यार
इसमें भी इन्होंने एक जेनेरिक स्टेटमेंट दे दिया कि आपको फ्रेंड जोन करा है, आपका दिल टूटा है, पर क्या वो 5th हाउस में शो हो रहा है? क्या एफ्लिक्शन है कोई? क्या कोई प्रॉब्लम है? आप जेनेरिकली 100 लोगों को बोल दीजिए कि आपका तो जी कुछ लग रहा है कि गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हुई है। फिर आप उसमें से 50 या 40 लोग जिन्होंने कहा कि हाँ, हो रहा है, उसको एडिट करके लगा दीजिए कि देखिए 40 के 40 लोगों ने बोल दिया। आप बाकी 50-60 का नहीं दिखा रहे हैं जिन्होंने मना करा है। ये कोई प्रिडिक्शन करना नहीं हुआ। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं किसी से फेस टू फेस या ऑनलाइन करते हैं या किसी भी तरीके से करते हैं, तब आप प्रिडिक्शन करते हैं। तब आपकी वहाँ पे क्रेडिबिलिटी होती है कि आप अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसका कोई कॉज़ होना चाहिए, उसका कोई रीज़न होना चाहिए। आप एडिट आउट करके नहीं लगा सकते हैं उसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने लगाया है। ये कोई प्रॉपर तरीका फिर से मुझे नहीं लगा है और इसमें भी मुझे कोई इनका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मेरे को स्पेस दो या थोड़ा दोस्त बन के रहते हैं, ऐसा हुआ है? हैं? ये तो हुआ है। ठीक है। मतलब ऐसा हुआ है कि वो कही है कि नहीं चलो हम दोस्त रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? हैं? हुआ है? इसी साल में हुआ है? काफी बंदों इस साल में 25 में डाला हाँ, लड़की ने हाँ हुआ है। अच्छा, आपकी एक जिंदगी का कोई एक ऐसा काम है जिंदगी में, एक आपकी जिंदगी का मतलब जो एस्पेक्ट है, मतलब एक एस्पेक्ट है तुम्हारी जिंदगी का जो बिल्कुल रुका हुआ है। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ना बिल्कुल रुका हुआ है, जो एकदम रुका पड़ा है और आप चाहते हो कि वो सही हो जाए, ऐसा है कुछ? अगर कुछ ये ऐसा फिर है से बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट हो गई कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रुका हुआ है। आप उसको प्रॉपरली समझाइए कि क्या रुका हुआ है। अगर ये एक एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करता है और खास करके एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, वो क्लियरली बताएगा कि आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन नहीं हो रही है, जिसका कारण ये है कि आपके बॉस के साथ नहीं बनती है, आपके कोलीग के साथ नहीं बनती है। 3rd हाउस से आप कोलीग को देखेंगे, 9th हाउस से बॉस को देखेंगे। आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसी प्रेडिक्शन कर रहा है, पता नहीं ये किस एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं जिससे इन्हें ये चीज़ लगी है, मगर अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसी प्रेडिक्शन कर रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। वो आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। एस्ट्रोलॉजर आपको क्लियरली बताएगा आपके किस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है और किस टाइम पीरियड में थी। बस एक चीज अगर हो जाए तो सब चेंज हो जाए। ये तो है। शादी है। आपकी जो कमाई है ना वो उतनी ही होती होगी जितने आपके खर्चे हैं, और सेविंग नहीं कर पाते होगे आप। बिल्कुल, मेरे पास सेविंग नहीं होती। आप इतना ही कमाते हो जितने आपके खर्चे पूरे हो जाएं, आपकी सेविंग। ये फिर से एक बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है पॉइंट क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके एंड में कोई पॉइंट रखेंगे, क्योंकि अभी भी ये जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसमें भी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी प्रेडिक्शन करेगा तो वो बताएगा कि आपका ये टाइम पीरियड खराब चल रहा है, इतने से लेके इतने साल का, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, जो भी उस एस्ट्रोलॉजर को दिख रहा होगा। वो आपको ये भी बताएगा कि हाँ, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पर आप लग्ज़रीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे कर रहे हैं, अपनी मदर पे कर रहे हैं। कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि शायद इनको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिला है जो इनकी प्रेडिक्शन ठीक से नहीं कर पाया है, या इनकी पता नहीं ऐसी क्यों सोच है कि इनको लगता है एस्ट्रोलॉजर ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं। नहीं होती है। फिलहाल तो ऐसा ही है ना? ठीक। आपको लगता है कि आपके मॉम के जो मैनेजमेंट स्किल है, पैसे को मैनेज करने के स्किल, आपको लगता है वो बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छे हैं? मेरे से तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो खर्चे को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेती हैं। हाँ, ये तो है। आपसे अच्छे तरीके से कि आप लोगों को जितना एफर्ट डालती हो ना समझने में, आप जितना उनको समझने में एफर्ट डाला है आपने, उतना ना उनकी तरफ से आपको समझने में एफर्ट नहीं लगा। ये भी है ऐसा। क्लोज मैं दोस्तों इस पे कुछ कमेंट भी नहीं करूंगा, आप समझ ही गए होंगे। फिर से वही जेनेरिक स्टेटमेंट है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे इस तरीके से प्रेडिक्शन नहीं करता है। एटलीस्ट मैं तो नहीं करता हूँ, और भी मेरे को नहीं पता कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे करता हो। अगर कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कर रहा है बिना टाइम पीरियड, बिना प्रॉब्लम बताए, तो वो आपके एस्ट्रोलॉजी देख के नहीं कर रहा, वो वैसे ही कर रहा है। वैसे कि जितना आप उनको समझने में एफर्ट डालती हो वो शायद उतना नहीं डालते। ये भी सही है। सही है। हाँ। उतना एफर्ट उनकी तरफ से नहीं दिखता आपको, है? ऐसा हुआ है? आपको गुस्सा आता है बट उतना आप एक्सप्रेस नहीं करती हो। बहुत गुस्सा आता है आपको, गुस्सा बहुत आता है। हाँ, बहुत ज्यादा गुस्सा और आता फिर है। जस्ट बिकॉज और गुस्सा आता है, और शायद ईयर बाय ईयर ऐसा हो रहा होगा कि आप अपने गुस्से पे ना एक्ट करना कम कर दिया है? अब यहाँ आप देख रहे हो, हर किसी को लगा कि मैं इनके बारे में कुछ स्पेशल बोल रहा हूं, और इसी को ही कहते हैं फोरियर इफेक्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जो बताया था कि मैंने ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट 2 में मेरा जो रियल टेस्ट था
वो शुरू करने से पहले मैंने उन सभी एस्ट्रोलॉजर्स को बोला, आप मेरी कुंडली देखकर अपने आप ही कुछ बताइए मेरे बारे में कि मैं कैसा हूं। अगर सिर्फ कुंडली देख के चाहते हैं तो बताना उतना मुश्किल नहीं है, मगर सिर्फ कुंडली से नहीं, इनके नक्षत्र से भी डिटेलिंग निकालनी पड़ेगी। चले चार्ट क्या कह रहा है वो निकालनी पड़ेगी। अगर ये चाहेंगे, मुझे पता है हमारा चैनल बहुत छोटा है, मगर अगर ये चाहेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस प्रोवाइड करेंगे तो मैं इनको पूरी प्रिडिक्शन जो है एज इट इज लिखित में देने को तैयार हूँ, जो भी मुझे इनके बारे में दिखेगा। इनका हॉरोस्कोप जो है, अगर हम सिर्फ बेसिक उसके ऊपर बताए कि अगर हमें सिर्फ D1 चार्ट देख के बताना है, जो कि आपको पता है कि जो लोग ये चैनल देखते हैं वो जानते ही है कि D1 को देख के मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ। बाकी हमें डिविजनल चार्ट भी देखने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। पर इनका करियर फोकस काफ़ी रहा है। इनका करियर जो है मेंटरिंग, टीचिंग ऐसी किसी फील्ड में रह सकते हैं और सेमी टेक्निकल फील्ड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ऐसी कोई भी फील्ड जिसमें मेंटरिंग हो इनके लिए अच्छी है। मेरे ख्याल से जहाँ से इन्होंने निकाला है स्टार का, शायद से रेट्रोग्रेड है या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रेट्रोग्रेड दिखाना चाह रहे हैं स्टार मार्क करके या क्या चीज़ है। पर मेरे ख्याल से रेट्रोग्रेड ही दिखाना चाह रहे हैं। इनके केस में एक चीज़ तो हमें दिख ही रही है कि करियर पे फोकस काफ़ी ज़्यादा है। मून इनका जो 12वें हाउस में बैठ रहा है, थोड़ा-सा माइंड एंग्ज़ायटी क्रिएट करता है, थोड़ा-सा ऐसी प्रॉब्लम कॉज़ करता है कि बंदा बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाता है। पर वो भी डिपेंड करेगा इनकी दशा कौन-सी चल रही है। 9 डिग्री इन्होंने मून का दिया हुआ है, हमें डिग्री के हिसाब से नक्षत्र निकाल के एक बारी कन्फर्म करना पड़ेगा कि इनका अभी दशा कौन-सी चल रही है। मगर हाँ, बेसिक इनके हॉरोस्कोप में 1-2 चीज़ें जो अभी जस्ट मैं पॉज़ करके आपको बता पा रहा हूँ, वो ये सारी चीज़ें इनके हॉरोस्कोप में दिख रही है। इनका मरकुरी जो लॉर्ड है, वो अपने ही हाउस में बैठा है। इनकी शादी अगर अभी हो गई है या नहीं भी हुई है, इनका जो पार्टनर आएगा, कॉन्फिडेंट एक अच्छा पार्टनर आएगा, एक ऐसा पार्टनर आएगा जो कम्युनिकेटिव होगा। अगर मुझे इनका दशा पीरियड पता होगा तो मैं इनका एग्ज़ैक्टली टाइम पीरियड भी बता सकता हूँ कि मैरिज कब होने के चांसेस है, बाकी डिटेल भी काफ़ी सारी बताई जा सकती है। अभी मैं एक-एक नक्षत्र तो कैलकुलेट करूँगा नहीं, पर ओवरऑल मैं आपको 1-2 चीज़ें जो दिख रही हैं वो बता रहा हूँ। केतु का और सैटर्न का लगन में बैठना काफ़ी एक ऐसी नेचर देता है जो डिफरेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एक डिफरेंट नेचर देता है। यूट्यूब जो ये कर रहे हैं, वीनस इनका आके 4th हाउस में बैठा है, अच्छा है। इनको सडन गेन भी हो सकता है, यूट्यूब जो ये कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों से इनको प्रॉफ़िट भी है, फाइनेंशियली भी प्रॉफ़िट है क्योंकि इनके 2nd हाउस का लॉर्ड बैठ रहा है मार्स। और मार्स और वीनस काफ़ी क्लोज़ बैठे हैं, सोशल मीडिया से इनको प्रॉफ़िट है, मगर सडनली गेन आने के चांसेस हैं। ऐसे किसी वर्क से सडनली गेन आने के भी चांसेस हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में, ये सारी चीज़ें हम एक-एक करके देख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे इनका लगन नहीं मेंशन्ड है, अगर इनका लगन भी मेंशन्ड होता तो ये भी पता चल जाता है कि इनका चलित चार्ट कैसा होगा अप्रॉक्सिमेटली। पर खैर हम आगे बढ़ते हैं, प्रेडिक्शन को छोड़ते हैं, आगे मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे साथ प्रॉब्लम कैसी है, और तब मैंने नोटिस किया कि इनकी प्रेडिक्शन इनडायरेक्टली एक मैनिपुलेशन का पैटर्न फॉलो करती है। जब आप इनको अपनी कुंडली दिखाओगे तो ये सबसे पहले ईगो एफर्मेशन करते हैं। ये आपके बारे में एक ऐसी अच्छी स्टेटमेंट बोलेंगे जिससे आप एसोसिएट करना पसंद करो। अच्छा, ये तो आपका लगन में है ना, तो उनका इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, समझिए ना। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी हो, शनि और केतु की जैसी प्लेसमेंट लगन पे है, वर्क ओरिएंटेड हो, पर थोड़ी जल्दी डिटैच भी हो जाते हो जब चीजें काफी प्रिसाइजली नहीं चलती। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं इन्होंने पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करी होगी, क्योंकि हमें सैटर्न का नक्षत्र भी देखना पड़ेगा। सैटर्न अकेले लगन में आके आपको करियर ओरिएंटेड नहीं बनाता है। सिर्फ सैटर्न अगर आपके लगन में आ गया तो आप करियर ओरिएंटेड नहीं बनेंगे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, तो मुझे नहीं पता वो किस बेसिस पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मगर मैं इनकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा, इन्होंने उस चीज़ को स्टडी करा, समझा और इन्हें ये लगता है कि प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं दे रहे हैं, वेग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इन्होंने भी अपनी वीडियो में वेग स्टेटमेंट दी है। अब उस बात की सेंस बनती है कि ये वेग स्टेटमेंट्स पे ही फोकस कर रहे हैं। जब तक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको सब कुछ वेग ही लगेगा। थोड़ा-सा हम और इनकी वीडियो को देखते हैं, बाकी हम इनकी वीडियो को अगले में कवर करेंगे, पर थोड़ा-सा हम और इनका देखते हैं, एटलीस्ट ये सेक्शन कवर। मरकरी राहु की प्लेसमेंट हाउस ऑफ रिलेशनशिप में जाके बैठी हुई है। ये ऐसा प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ से दृष्टि आपके लगन को भी है,
एम्बिशियस बना देती है, इंसान को बोलने में काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड भी बना देती है। प्रोफेशनली गुरु का इन्फ्लुएंस बैठा है, ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारा उसमें एस्ट्रोलॉजी है, ये सब चीजें रहेगी, बट इंस्टेड ऑफ दैट ऑल्सो यू आर समवन हु इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लर्निंग थिंग्स, समवन जिसको नॉलेज और एजुकेशन से अट्रैक्शन होती है, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। साइकोलॉजिकल तो है आप इतना ज्यादा, मतलब लोगों को जिसके इंट्यूशन बहुत तगड़ा है आपका, लोगों से बातचीत करने से पहले एक धारणा बन जाती है, पहचान लेते हैं, और जो परसेप्शन होता है वो आपका सही भी जाता है, और जो वीकनेस की कंडीशन है उसको देखें तो है आपके अंदर वो लक्षण है। फिर उसके बाद ये एक बेसिक वो है जो उनके बारे में बताने की कोशिश करी है। कुछ हद तक मैं एग्री करूंगा कि कुछ एस्ट्रोलॉजर ईगो एफर्मेशन करते हैं, और कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं कि जैसे एक एजुकेशन को लेके जुपिटर जो है 10th हाउस में आ रहा है, आपका करियर में एजुकेशन का रोल रहेगा, मेंटरिंग का रोल रहेगा, वो कहीं ना कहीं चीज़ रहती है, मगर सेमी टेक्निकल फील्ड भी दे रहा है। मैं जुपिटर का नक्षत्र देखना होगा कि यहाँ पे जुपिटर कैसा है, जुपिटर किस किस हाउस को रिलेट कर रहा है, जुपिटर किसकी सुन रहा है। मगर हाँ, मैं इनका पॉइंट समझ सकता हूँ। यहाँ तक अभी हम यहीं पे वीडियो रोकेंगे, यहाँ तक देख के मैं इनकी प्रॉब्लम भी समझ रहा हूँ, कुछ चीज़ों पे मैं इनसे एग्री भी करता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं डिसएग्री भी करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है। अब आप वही है कि आप किसी डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, तो आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं? उसके पास डिग्री है, उसने प्रॉपर पढ़ाई करी है, उसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है भी या नहीं है? या आप कोई भी डॉक्टर जो है उसके पास चले गए जो कह रहा है मैंने तो किताब पूरी पढ़ी हुई है, आप मेरे पास आ जाओ। तो ये कोई वैलिड तरीका नहीं हुआ इसको समझने का और क्रिटिसाइज़ करने का। एस्ट्रोलॉजी की कई क्रिटिसिज़्म है जो ये कर सकते हैं। अभी तक मुझे इनकी कोई भी ऐसी वैलिड क्रिटिसिज़्म नहीं लगी है, सिवाय इस चीज़ को लेके कि बहुत ज़्यादा महँगा कर दिया है। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है भी तो उन्होंने अपनी फ़ीस इतनी कर दी है कि वो अफोर्डेबल ही नहीं है। अब कोई अगर एस्ट्रोलॉजर 25,000, 30,000, 50,000 फ़ीस ले रहा है, आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं जब एस्ट्रोलॉजर के पास आए हैं। आप कोशिश करिए कि अगर आप इतनी फ़ीस ले भी रहे हैं, तो आप साइड बाय साइड फ्री रीडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कई लोगों को आप फ्री में ही सिखा रहे हैं या रीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। कई लोगों को अगर आप कर भी रहे हैं, उनके लिए थोड़ी कॉस्ट कम कर दीजिए। तो इसके अलावा अभी तक जितनी भी इन्होंने क्रिटिसिज़्म करी है, उसका मुझे उतना ज़्यादा वेट नहीं लगा है। मगर हम आगे भी इनकी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। फिर हम फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोज़ बनाएँगे जिसमें हम क्रिटिसिज़्म को भी, अच्छी चीज़ों को भी रिएक्ट करेंगे, उनके अच्छे पॉइंट को भी समझेंगे। हो सकता है हम दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो भी देखें और उनको एप्रिशिएट भी करें कि वो कहाँ-कहाँ पे सही प्रेडिक्शन कर रहे हैं, या हम फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखें जो कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को एक्सपोज़ करेंगे, हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझें, जो उनके अच्छे पॉइंट हैं उनको भी समझाएँ, जहाँ वो गलत है हम वहाँ पे अपना पॉइंट भी रखें। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।